आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत पिछले जो वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों से जो भारतीय राज्य हैं उनकी सीमाओं का अध्ययन किया था और भारत का जो सामान्य परिचय था उसका वो अध्याय 1 था। यहाँ पे दूसरी क्लास है भारत के सामान्य परिचय को लेकर के। और यूपीपीसीएस लगातार इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछता है और यहाँ तक कि हर साल जो है यूपीपीसीएस हो या आईएएस एग्जाम इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही साधारण है, फैक्चुअल टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें आपको थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी यदि मेरे साथ पढ़ना है तो आप लोग के पास एटलस होना बहुत जरूरी है और आशा करता हूं कि शायद आप लोगों ने एटलस ले लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि ये एटलस के बिना ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में एक तरीके से गलत दिशा में किसी चीज का अध्ययन करना है। ज्योग्राफी को यदि आपको पढ़ना है और समान अध्ययन के लिए अच्छे तरीके से उसके फैक्ट्स जो हैं आपको यदि बहुत आसानी से याद करना है तो मैप उसका सबसे बेहतरीन साधन है। ठीक है, हमेशा यदि आप मैप देखने की आदत बना लेंगे ना, एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको मैप देखना नहीं पड़ेगा। कोई भी चीजें आएंगी, कोई भी आपको स्थान, प्लेस कुछ भी आएगा तो चीजें आपको तुरंत आपके ब्रेन में उसका जो है मैप का पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो मैप जरूर देखिए। मैंने आपको बताया है ऑक्सफोर्ड एटलस या फिर स्टडी टुडे मिल जाए तो फिर बहुत बेस्ट एटलस है। तो ठीक है, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा भारत का सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं और हर बार इन सब टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बड़ी बेसिक चीजें हैं लेकिन पढ़ना है। ठीक है, शायद आपको पता भी हो लेकिन एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जिनको जानकारी है। जिनको नहीं जानकारी या फिर याद नहीं होता तो आज याद हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263। देखिए 32,87,263 ये सारे अंक आपको पता होना चाहिए। यूपीपीसीएस बड़े माइनर 2 डिजिट लाट के चेंज कर देगा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं पे 4 ऑप्शन में यही शुरुआत के तो डिजिट सही होंगे, लास्ट में यहाँ पे 64 ही कर देगा, 65 कर देगा। बड़ा माइनर है। ठीक है, पीसीएस यही काम करता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको बिल्कुल एक एक शब्द इसका याद होना चाहिए। सबसे पहली चीज देखिए, प्रारंभ में 3 है और लास्ट में भी 3 है। ठीक है, तो एक तो ये पहचान है इसकी। ठीक है, शुरुआत का 32 लाख और 87,000 सबको पता होता है, दिक्कत होती है 263 में। ठीक है, एक मोबाइल नंबर की तरह से याद कर लीजिए, 5 बार दोहराएंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। 32,87,263, 32,87,263, इसको 5-6 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करना बहुत जरूरी है। दूसरा है यहाँ पर जो भारत का विश्व में स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। और यदि पूरे विभाग का, पूरे विश्व के भूभाग को देख लें, लगभग 29% भूभाग जो है वो महाद्वीपीय है। ठीक है, तो 29% में से 2.4% क्षेत्र जो है, ठीक है, यानी पूरे भूभाग का 2.4% भूभाग भारत का भूभाग है। ठीक है, विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि भारत से पहले भी 6 देश हैं। अब ये 6 देश कौन है, ये भी क्रमशः इनके नाम याद होना जरूरी है। अब ये याद कैसे करें तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं मैप के माध्यम से ही चीजें बताऊंगा। यहाँ पे मैंने विश्व का मानचित्र बड़ा रफ स्केच बनाया है, थोड़ा सा विश्व के मानचित्र को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है, यहाँ से यूरोप और एशिया दोनों को अलग अलग करती है। जो एक देश है रसिया, रूस, वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ठीक है, तो ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ही देश है। ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसको जो है हम महाद्वीपीय देश बोलते हैं। ठीक है, और ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये दक्षिणी ध्रुव के पास है, तो पूरी तरीके से यहाँ बर्फ आच्छादित रहती है वर्ष भर। तो यहाँ रहने योग्य भी परिस्थितियां नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है यहाँ का। ठीक है, 0 से -200 डिग्री से टेम्परेचर तक चला जाता है, तो जिसके कारण से यहाँ पे सिर्फ शोध कार्य चल रहे हैं। ठीक है, भारत ने भी 2 शोध यहाँ पे प्रयोगशालाएं अपनी बनाई है। एक का नाम दक्षिण गंगोत्री और दूसरी का नाम है मैत्री, और एक और 3 है। दक्षिण गंगोत्री,
मैत्री और भारती, ये 3 नाम से जो है यहाँ पर भारत भी प्रयोगशाला अंटार्कटिका महाद्वीप में चलाता है। ठीक है, वो बात की चीजें मैं बताऊंगा उनको डिटेल में जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे और विश्व भूगोल में एक एक महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, वहां पर उन सबकी चर्चा होगी। ठीक है, जिसमें अंटार्कटिका का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जिसमें आपको अंटार्कटिका के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अंटार्कटिका में बहुत सारे संसाधन, अभी वहां पे संसाधन होगा क्योंकि दोहन नहीं हुआ है, वहां संसाधन दबे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारे, अमेरिका हो गया, हर कंट्री वहां पे अपना जो है प्रयोगशाला स्थापित करके उस जगह पे अभी कार्य कर रहा है। तो ठीक है, बात की बातें। नेक्स्ट है जो 6 कंट्रियां हैं उनको याद कर लेते हैं, मैप से ही बताऊंगा। यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है, आप एटलस में देखिएगा, अब आप जो चीजें बताऊं उसे एटलस में, विश्व मानचित्र का एटलस खोल लीजिए, आज आपको 7 देश याद हो जाएंगे जो क्षेत्रफल के आधार पे है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये रसिया है, रूस। ठीक है, रूस है, ये विश्व में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रसिया का है। ठीक है, रसिया के बाद किसका है? रसिया के पूरब में आना है आपको, रसिया के पश्चिम में, सॉरी, रसिया के पश्चिम में कनाडा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रसिया, फिर कनाडा। ठीक है, रसिया के बाद दूसरे नंबर पे कनाडा, कनाडा से फिर वापस जाना, रसिया के नीचे क्या है? चाइना। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है चीन, रसिया, कनाडा, चीन, फिर वापस आना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे यूएसए है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। ठीक है, यूएसए के जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील है, ब्राजील के पूरब में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। सबसे पहले यहाँ पे रसिया है इस जगह पे। ठीक है, रसिया से पश्चिम आना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है आपका यूएसए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा। ठीक है, फिर वापस जाना है, रसिया से जस्ट नीचे है चाइना। ठीक है, और चाइना से फिर आप वापस आइए, ये है यूएसए। सबसे पहले रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। ठीक है, मानचित्र में देख लीजिए, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। ठीक है, यूएसए से नीचे आना है, नीचे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर है कंट्री ब्राजील। ठीक है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश। और ब्राजील के लिए एक रोचक तथ्य ये भी कि ब्राजील एक ऐसा एकमात्र देश है जहां से मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों ही गुजरते हैं। ठीक है, एकमात्र विश्व का देश है ब्राजील के बाद ब्राजील से पूरब में यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में इंडिया है। ठीक है, तो ये हो गए 7 कंट्री जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें एशिया की कौन कौन कंट्री है? तो रसिया एशिया में आता है बिल्कुल, चाइना, इंडिया, ठीक है, ये भी, और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पे है। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गई आपकी 7 कंट्री जो मैंने आपको बताई। अब इसको आप एक बार रिवीजन करके, आप एक बार और इस वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आपको 7 क्रम से याद होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर में जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए 2011 में जनगणना हुई थी। जनगणना हर 10 वर्ष बाद नियमित रूप से होती है। पहली जनगणना 1871 में हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे पीरियड पे एक तरीके से सिलसिलेवार जनगणना चालू हुई, नियमित जनगणना। और फिर 2011 तक जनगणना जो हुई है, 1971 से 2011 तक आएंगे तो लगभग 15वीं जनगणना थी ये, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी वो 121 करोड़ के आसपास है। इसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा है 121 करोड़। इसमें अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एग्जैक्ट वो पूरा इतना काम नहीं करते। ठीक है, तो 121 करोड़ आबादी है। विश्व में जनसंख्या के आधार पे भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। क्षेत्रफल के आधार पे 7वां है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे दूसरा है। और विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। 17.5% आबादी। पहले नंबर पे चाइना है, पहले नंबर पे चीन। इसको भी आपको क्रम से 4 कम से कम याद रखना है। पहले नंबर पे चीन जो कि भारत से जस्ट ऊपर है, उत्तर में है चीन। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद यूएसए, यूएसए के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो ये जो है टोटल आपकी 4 कंट्रियां हैं जो कि जनसंख्या के आधार पे क्रम से आती हैं।
पहली बात। नेक्स्ट है भारत में गांव। गांव की संख्या जरूर पूछता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम हैं, पीसीएस में तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक गांव है। तो कहीं ना कहीं पे जो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या वो 6,40,930, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक एक अंक याद रखना जरूरी है, बड़ा ही माइनर पूछेगा आपसे। तो 6,40,930 रट जाना चाहिए आपको, ठीक है, रटना नहीं है, 2-3 बार आप चीजों को रिवाइज कर लेंगे। मैंने बताया ना 5 बार आपको जो भी कोई फैक्ट याद करना हो, आंख बंद करके 5 बार बोलिए, फैक्ट आपका हो गया, ठीक है, या फिर एक बार उसे लिख लीजिए, गारंटेड है कि आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका गांव की संख्या हो गई। अब भारत की अवस्थिति और विस्तार देखते हैं। देखिए ये अर्थ है आपकी, ठीक है, बीच में 0 डिग्री जाती है। 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, बीच से 2 भागों में बांट दिया ना अर्थ को, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा नाम दिया गया है, जो 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखा वो रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की दिशा या पूरब से पश्चिम की दिशा पृथ्वी के चारों तरफ राउंड राउंड करके खींची गई, ठीक है, एक वृत्त है ये क्या है, वृत्त। वृत्त आप समझते ही होंगे, इतना चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है, ये सब बचपन की चीजें हैं। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं वृत्त नहीं होती, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ देती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ देती हैं, यह है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है आपका अक्षांश और देशांतर है। अक्षांश देशांतर का एक अलग से मैं चैप्टर बनाऊंगा, जिसमें उस क्लास में अक्षांश देशांतर ही हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं। अक्षांश देशांतर, भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ना है हमें, कि भारत किस किस अक्षांश के बीच में पड़ता है। आपको जीपीएस सिस्टम पता होगा, ठीक है। जीपीएस सिस्टम में क्या होता है, यदि आपको कोई चीज देखनी है, कोई लोकेशन देखनी है, मान लीजिए कि अभी आपका एग्जाम का सेंटर आएगा, ठीक है, सेंटर के आपको ढूंढने के लिए आप गूगल मैप में जाते हैं और सेंटर को सर्च करते हैं, ठीक है। तो गूगल मैप करता क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, उन दोनों का जो कटाव बिंदु होता है, जो आपकी लोकेशन होगी उन दोनों का एक जो कटाव बिंदु होगा, उसी बिंदु पे जाकर के वो एग्जैक्ट दिखा देता है लोकेशन, ठीक है। अक्षांश और देशांतर ये इस तरीके से होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपका सेंटर गया है, यहाँ पे वो अवस्थिति है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो अक्षांश गुजर रहा है और यहाँ से जो देशांतर गुजर रहा है, उन दोनों का जहाँ पे बिंदु है, उस बिंदु पे जाकर के आपको बता देगा कि ये लोकेशन है आपकी, और ट्रैक हो जाएगी लोकेशन, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हमें भारत का भी अक्षांश देशांतर समझना है। भारत का कुछ अक्षांशीय विस्तार है और कुछ देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। भारत का भूभाग बड़ा है, ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी बड़ा होगा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, आज के बाद नहीं भूलेगा कभी, इसको याद कैसे करना है। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं भारत कहाँ पे अवस्थित है। ये अर्थ है आपकी, अर्थ में ये 0 डिग्री है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में यानी यहाँ पे, इस जगह पे, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर, इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या मानक मध्याह्न रेखा, ठीक है। ये है मध्याह्न रेखा और ये है भूमध्य रेखा। इससे समय मापन, देशांतरों से समय, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर। तो आपका जो भारत है वो यहाँ पे कुछ अवस्थित है, इस जगह पे, ये है ऐसे करके, ऐसे जो है भारत की अवस्थिति है। तो ये कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहले तो ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी है, और इधर के पोर्शन को, जो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा होती है, वो पृथ्वी को 2 भागों में वो भी बांटती है। एक भाग है, उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। जैसे कि मैप में आपको पता है, ऊपर का नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर साउथ होता है। क्रैश कोर्स में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, चीजें मैं मान के चलता हूं कि आपको कम से कम बेसिक्स इतने पता है, ठीक है। नहीं पता है तो फिर इंतजार कीजिए जब मेरा ज्योग्राफी का एक इंडिविजुअल लेक्चर आएगा। यदि हाँ नहीं पता तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कि सर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैं फिर वहां पे एलैबोरेट कर दूंगा, या फिर डाउट सेशन जो होंगे ना, डाउट सेशन में कुछ रखूंगा। और यदि आप कमेंट करेंगे, उन सारे कमेंट्स को उस डाउट सेशन के थ्रू मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए निष्पेक्र रहिएगा। तो ये जो आपका अर्थ है, यहाँ पे जो भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। शायद ये बात आप जानते होंगे, और या फिर नहीं जानते तो मान लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत किन गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट है
आपका जो भारत का देशांतरी विस्तार, तो इसे याद कैसे करें, इसको आप याद कर लीजिए 84, 84, ये क्या है 84, 84 याद कर लीजिए इसे याद कीजिए 376, ठीक है 376, यहाँ पे 687 और ये है 9725। यानी भारत का जो विस्तार है मेनलैंड का, ये मेनलैंड है, अभी द्वीप भी हैं बहुत सारे, द्वीप की बाद में बात करेंगे। जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 84 से लेकर 376, ठीक है, उत्तरी अक्षांश 687 से लेकर के 9725 पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये विस्तार है। 84 का मतलब है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 37 का मतलब है 37 डिग्री 6 मिनट, 687 का मतलब है 68 डिग्री 7 मिनट और 9725 का मतलब है 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का जो मेन लैंड है उसका विस्तार है 84 8 से लेकर के 84 से लेकर 376, 687 से लेकर 9725, कुछ इस तरीके से याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, इससे प्रश्न आए हैं लगातार और प्रश्न आते भी हैं, और कम से कम अपने भारत का आपको अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, तो इसे याद कर लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। याद करने की जो मैंने आपको बताई ना कि यदि कोई फैक्ट याद करना है तो उसे 5 बार रिवाइज करें तो याद हो जाता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। अब ये पूछ लेता है कि भारत के जो बिंदु है, जैसे कि ये बिंदु है, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी कौन सा क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी को बोलते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो मेन लैंड में यहाँ पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में पाई जाती है कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पे क्या है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, तो मेन लैंड का हो गया आपका कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 है, एक तो अंडमान द्वीप समूह है, दूसरे हैं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग करता है, ठीक है। मैं अंडमान का एक अलग से पूरा लेसन बनाऊंगा, उस क्लास में अंडमान हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें एक है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार, उसमें जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, तो इंदिरा पॉइंट उसी में अवस्थित है। जब 2004 में सुनामी आई थी, आपको याद होगा 2004 में एक बड़ी भयानक भीषण सुनामी आई थी जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, ठीक है, सुनामी के आने का फीचर आपको पता ही होगा। जब समुद्र में भूकंप आता है, ठीक है, जब भूकंप आता है तो सुनामी में क्रिएट हो जाता है, समुद्री भूकंप जो है सुनामी बन जाता है, उसका समुद्र का जो पानी है, जल है, वहां पे वेव्स क्रिएट होती है और वही वेव्स जो है विशाल मात्रा में पानी आकर के जो है प्रॉब्लम करता है, तो वो एक अलग टॉपिक है सुनामी। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट पूरा डूब गया था, अब तो धीरे धीरे जो है फिर से ये हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट, जिसकी जो अक्षांशीय अवस्थिति वो है 64, याद कर लीजिए 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट में आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इसलिए भारत को बोला जाता है भारत इंदिरा से लेके इंदिरा तक, यानी कि इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल तक, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कॉल, और ये आपको मैंने बताया कि सबसे जो आपका ऊपर वाला अक्षांश है उसका है 376 यानी 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है उसका नाम है गौरमोता। गौरमोता कहां पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, किबुथु ये लिखा हुआ है, ये आपका सबसे पूर्वी क्षेत्र है। तो भारत में सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ठीक है, मेनलैंड का कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी गौरमोता गुजरात और सबसे उत्तरी किबुथु अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब एक बात और करते हैं, मैंने आपको बताया अर्थ में, अर्थ को 20 से 0 डिग्री जो है विभाजित करती है, ठीक है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। इनको कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। नाम देने का कारण मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो सूरज है, ठीक है, सूरज के कारण ही कर्क और मकर वो अलग चीज है, उस पर नहीं जाएंगे। तो इनका विशेष नाम है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश उसे कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, इनका विशेष नाम दे दिया गया है। यहाँ पे जो 90 डिग्री है, ठीक है, अक्षांश इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है।
तो हमें बात करनी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। इसकी बात इसलिए विशेष है क्योंकि ये भारत को बिल्कुल मध्य से विभाजित करती है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछता है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्य कौन से क्रम से, मैप में अपने मानचित्र में आप भी देखते चलिएगा और मैं भी यहाँ पे आपको डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान का छोटा सा हिस्सा, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा जो है टच कर जाता है कर्क रेखा से। तो गुजरात के बाद राजस्थान के पूर्व में पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। एक बात और याद रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे अवस्थित है। तो झारखंड की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा में अवस्थित है। भोपाल थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, भोपाल थोड़ा सा नीचे पड़ता है। हाँ, विदिशा, मध्य प्रदेश का जो एक शहर है विदिशा, वो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है। काम आपको ये करना है कि आप अपनी जो बुक है, ठीक है, उसमें जहाँ पे पहला ही मैप होता है भारत का, जो भौतिक मानचित्र का मैप है, उस एटलस में पहले ही होता है, उस मैप में कर्क रेखा को हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद उसके आसपास के जितने भी नजदीक वाले जो जैसे गांधीनगर है वो कर्क रेखा के काफी नजदीक है, विदिशा हो गया, ठीक है, रांची तो उसी में अवस्थित है, और भी आसपास बहुत सारे शहर है, ठीक है, नासिक है। थोड़ा सा दूरियां देखिए कि कौन सा कितना दूर है, भोपाल कितना दूर है, तो ये काम आपको करना चाहिए। ठीक है, ये काम करेगा। नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी है इसमें वो है 82.5 डिग्री देशांतर की। 82.5 डिग्री देशांतर है हमारी मानक समय रेखा। ठीक है, अब मानक समय रेखा क्या है थोड़ा डिटेल में जानना है। मानक समय रेखा वो समय रेखा है जिससे हम लोग ग्रीनविच जो रेखा है, ठीक है, मानक बंधन यानी 0 डिग्री देशांतर, उससे हम अपना समय मापन करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है 30 डिग्री का डिफरेंस है। यानी सबसे पहले आपको पता होगा जो अर्थ है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अर्थ कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जब अर्थ घूमती है तो सूरज किधर से उगता है, पूरब से। सन किधर से उगता है, इधर से सन उगता है, ये सन इधर से आता है, पूर्व से। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि अर्थ जो है जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो सबसे पहले ये आपका ईस्ट है ना, आपको पता होगा ये ईस्ट है, इधर वेस्ट पड़ेगा, उधर नॉर्थ पड़ेगा, इधर साउथ पड़ेगा। तो सबसे पहले सनलाइट सूरज का उदय यहाँ पे होता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, किबुतु, सबसे पहले भारत में किबुतु में ही सूरज का सूर्योदय होता है। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में यानी सूरज का वहां से लेकर के यहाँ तक आने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। यदि यहाँ 5 बजे सूरज उग रहा है तो यहाँ 7 बजे उगेगा। ठीक है, यदि 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में होने में ये 2 घंटे का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। ठीक है, उस समस्या के निदान के लिए बहुत सारे हर देश का जो एक देशांतरी विस्तार होता है, ठीक है, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए एक मानक समय रेखा बनाया गया है जिसके माध्यम से पूरे देश में समय एक ही होता है। ठीक है, हमने 82.5 डिग्री को अपनी मानक समय रेखा माना है। ठीक है, और मानक समय रेखा का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर से यानी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच रेखा में यदि रात के 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो भारत में कितना टाइम होगा, भारत में होगा 5:30। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहली बात, मानक रेखा समय रेखा जो है वो पहली बात तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। दूसरा, एक छत्तीसगढ़ में जगदलपुर पड़ता है, जगदलपुर से भी होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। अब ये 5 राज्य कौन है आपको क्रमशः याद होना चाहिए। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में आपका पड़ता है एमपी, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूरब में उड़ीसा पड़ता है
और उड़ीसा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश पड़ता है। यानी कि यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। ये आप पांचों राज्य क्रम से याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज मैंने देखी है, बहुत यूट्यूब में चैनल हैं जो ट्रिक बताते हैं। मेरी सलाह यदि माने तो आप कभी ट्रिक से पढ़ाई मत करें। सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले तो ट्रिक याद करो, ठीक है, यही अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हमें ट्रिक याद करनी है, मान लीजिए कभी ट्रिक भूल जाए वहां पर, ठीक है, ट्रिक से आपका ब्रेन डल हो जाता है, ठीक है। ट्रिक पे भरोसा मत रखिए, आप जो है डायरेक्ट चीजों को ऐसे हूबहू जो चीजें वास्तव में है वैसे उनको याद कर लीजिए। कहां तक ट्रिक याद करेंगे, जनरल स्टडी तो बहुत विशाल है, किस किस चीज की ट्रिक याद करेंगे आप। मैंने देखे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिक लोग बताते हैं, भूगोल में तो बहुत सारे